राजस्व एवं पुलिस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। चिल्काना क्षेत्र में अधिकारियों की रेकी करने वाले 8 गिरफ्तार, 12 वाहन किए गए सीज। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव के नेतृत्व में अवैध खनन परिवहन के खिलाफ चिल्काना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के अंतर्गत अधिकारियों की रेकी करने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 12 वाहनों को माइनिंग टैग न होने, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने एवं ओवरलोड को लेकर सीज किया गया है। इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में शनिवार दोपहर 3 बजे सुबोध कुमार एसडीएम सदर ने संबंधित जानकारी दी। सर, जो कार्रवाई हुई है किस तरह की कार्रवाई हुई, कितनी गाड़ियां इसमें पकड़ी गई, कितने लोग पकड़े? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में कल रात मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव और राजस्व टीम और थाना क्षेत्र चिल्काना की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध खनन परिवहन के संबंध में कार्रवाई की गई है। 12 वाहनों को अवैध खनन परिवहन करते हुए पकड़ा गया था, जिनको तत्काल ही कार्रवाई कर सीज करा दिया गया है। और 8 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो इसमें लिप्त थे या रैकी कर रहे थे, उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही थाना क्षेत्र गागलहेड़ी में भी अवैध खनन मिट्टी खनन करते हुए एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। सर, ये रेकी वाला भी आपने पॉइंट बताया, किस तरह की रेकी है और किस तरह से करते थे रेकी? नहीं, ये रेकी करते थे लगातार ये लोकेशन, अधिकारियों की लोकेशन ये लोग शेयर करते थे। तो कल रात बिल्कुल सुबह में ही जो है मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और एक रणनीति बनाकर जो है इनका घेराव किया गया, जिसमें 3 या 4 लोग रेकी करने वाले भी हमने पुलिस की सुपुर्दी में सौंपे हैं। और जो रेकी करता है, निश्चित रूप से इनके खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होंगे और कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी खिलाफ। ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सरकार ग्रुप, और उसमें लगातार इस तरह के जो कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, ग्रुप के क्या मतलब कोई बहुत बड़ा कोई इसमें कोई नहीं ग्रुप है? किस तरह ग्रुप का प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, पर रेकी वाला क्योंकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था तो वो भी हमारे संज्ञान में था, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जो भी अवैध खनन में किसी भी रूप में संलिप्त है, चाहे वो परिवहन में है, रेकी में है, बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस लाइन में एक युवक एवं एक वकील में हुई जबरदस्त मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर शनिवार दोपहर 3:30 बजे से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस लाइन का है। मिली जानकारी के अनुसार एक वकील एवं एक युवक के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई और यह कहा-सुनी मारपीट में बदल गई। देखते ही देखते दोनों में जमकर लात घूंसे चले। जैसे ही वहां पर मौजूद पुलिस ने उन लोगों को देखा तो दोनों का छूट छुड़ाव कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाहर बात कर रहे थे जी, वैसे मैं ऐसे ही खड़ा था, चाहे किसी से पूछ लो, उन्होंने झट मेरा थप्पड़ मार दिया। कहाँ आए थे आज आप? यही आए थे। क्या वजह रही? क्या नाम आपका? कौन से गाँव के रहने वाले? मैं तो बिहारीगढ़ का। सर साहब रिश्तेदारी है कोई? जी, सर साहब में क्या है? दोस्ती है, मतलब रिश्तेदारी मान लो। प्रार्थना पत्र लेकर आए थे जी। क्या उसका नाम नहीं है जी, तो वो मौके पर था नहीं जी, उसका नाम भी है। तो साहब ने कहा कि भाई चलो जांच चल रही है, फिर देखेंगे। तो जी मैं वहाँ बाहर ही खड़े में बात कर रहे थे, और भी साथी थे, तो जी मेरे एकदम मार दिया इन्होंने। तो क्यों मारा? हमारी जान पहचान है क्या है तुम्हारी? ये वकील है जी। आप क्या हैं? जी ना जी, हमारा वकील जो भाई के साथ रहे, वो जो पकड़ा गया वो भी वकील ही है। अच्छा, पिताजी क्या नाम है? मेरे जी पलटू है जी। पलटू राम जी। निवासी कहाँ के रहने वाले? बिहारीगढ़ में। थाना करते हो? गाँव कौन सा है जी? टांडामान सिंह। क्या करते हैं आप? है जी, टांडामान सिंह जी। क्या काम करते हो? मैं स्कूल चलाऊँगी गाँव में। तो जी वहाँ उसने मेरा मारना पीटना शुरू कर दिया, तो वहाँ छूट छटाओ की कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई मेरी क्या गलती, इसमें बात ही तो कर रहे थे। अब उधर से मैं आया, मैं कहा भाई चल बाइक खा ले। अब यहाँ भी इन्होंने एकदम लात मार दी मेरे। वकील साहब का कहना है कि आप ये कह रहे थे कि वकील पकड़ा गया, अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ, और गाली गुप्पड़ कर रहे थे आप। किसने जी? वकील का कहना है। क्या कह रहे जी? कि आप गाली गुप्पड़ कर रहे थे और कह रहे थे कि वकील पकड़े गए, अच्छी बात है। अच्छा वकील, अच्छा यानी कि वो मेरी माँ से गलौंडा, वो मतलब देख लो, वो मेरी माँ से गलौंडा, मैं कहूँगा ये बात। अच्छा, जो पकड़े गए वो? हाँ, मेरी माँ की लड़की लगी। शारदा नगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर निगम का बुलडोजर, व्यापारियों ने लगाया नगर निगम के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। शारदा नगर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शनिवार शाम 5 बजे देखने को मिली है। नगर निगम की टीम ने शारदा नगर में अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
इस दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, हमें माफिया बना दिया गया। व्यापारियों का कहना था कि जो हमारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है यह बहुत गलत है, हमारे पास बैनामे हैं, चाहे चेक कर लिए जाएं। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? मामला ये हुआ कि हम दोनों बाप बेटे दुकान के अंदर बैठे थे, भीड़ आई और भीड़ ने आके एकदम हमें मारना शुरू करा। कहने लगे ये बुलडोजर आया हुआ है, दुकान टूटेगी। हमने कहा भाई दुकान टूटेगी तो हमारे कागज देख लो, हमें कागज दिखा दो अपने कि भाई हम अलीगल हैं। कि हम कोई कागज नहीं देखते, हमारी अपनी गुंडागर्दी चलती है। बस मारना शुरू कर दिया उन्होंने। कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं? हम वैसे तो 25-30 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 साल से ये दुकान अपनी परचेज की है। 1942 का बैनामा है नोटिस आया कि और हाँ 1942 का बैनामा चेक किया हमने, 1964 का चेक किया है, सब कागज कचहरी में चेक करा के तब हमने बैनामा कराया। हमारी जमीन नाप लो अंदर बाहर, और ऐसे तोड़ने का क्या मतलब है, और आके फिर मारने का क्या मतलब है। और दुकानदार आके उधर के मारते हैं, इधर के मारते हैं। पार्षद मारता तो जचता है कि भाई चलो पार्षद मार सकता है, भाई सरकार का नुमाइंदा है। लेकिन ये जो मोहल्ले वाले इधर के आए हैं, जिसमें दिनेश शारदा है, अशोक और सतीश त्यागी है, संजय त्यागी है, और हाँ 1943 की मेरे पास रजिस्ट्री है। तो पुत्र श्री जयप्रकाश, मेरे पास 1943 की रजिस्ट्री है इसकी। और एक दिन नगर पालिका में हम देके भी आए। क्या नाम था उस अधिकारी का? उर्दू में रजिस्ट्री है वो आपके वाली। और उसे देखे आए, उसने कहा मैं उर्दू में है कि उसने कहा मैं इसे ट्रांसलेट कराता हूँ। और कैसे तोड़ दिया आपने बेचारे उससे? कोई कागज नहीं देख रहे, नोटिस जारी किया हो, कुछ भी नहीं आया अभी तक। कोई नोटिस नहीं दे रहे, कोई नोटिस नहीं और कुछ नहीं ऐसे। मतलब तो धांधली हो गई। 1943 में मैंने खरीदी हुई है, 1940 2-4 साल पहले बनी हुई होगी। और आप ये बताओ उस टाइम कोई कंसेप्ट था क्या इंक्रोचमेंट का? उस टाइम ये 1925 में तो गली भी नहीं है ये यहाँ नक्शे में, कोई नोटिस भी नहीं आया। और ये तो मौजूद भी नहीं थे, ये तो मौजूद भी नहीं थे। 1925 के नक्शे में तो सड़क ही नहीं है। तो जब सेठ देवीचंद ने ये कॉलोनी बनाई, मकान बनाए, तब अपनी सड़क काटी हुई। वो भी लगता है व्यापारी वर्ग ने सभी दुकानें बंद कर दी हैं। क्या डर है अभी? नहीं हमें डर क्या है, और इससे ज्यादा डर क्या होगा बाबूजी? मकान तोड़ दिए मतलब। और तो यह है कि अब गोली मरवा दो, बस अपना जलियांवाला बाग बनवा दो। बेटे को मारा है, इनके बेटे को मारा है। और अभी और वो मेडिकल कराने गए हैं पुलिस वाले लेके। हाँ जी, इन्होंने FIR कराई है। यहाँ के कुछ दंगाई तत्व आए थे, दंगाई तत्व थे यहाँ। तो गुंडागर्दी का कैमरा है हमारे पास। इनकी दीवार टूटी, हमारे पास वीडियो है। इनकी जो दीवार कैसी कार्रवाई चाहते हैं नगर निगम महापौर से? क्या कुछ आश्वासन? हम क्या कहेंगे? तो बेईमान हो रहे सारे, धांधलेबाजी कर जलियांवाला बाग बना दिया। तो आप ये बताओ, कोई तो कुछ कहेगा आके तो बताते ना कि हमें ये करना। कोई कागज तुम भी दिखा दो, हम भी दिखा रहे। हम उस दिन देखे आए कागज। पार्षद कोई वो थोड़ी हो गए। GPO रोड स्थित होटल सभागार में नवजात की मौत को लेकर परिजनों ने की चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 7 सितंबर को बाजोरिया रोड स्थित डॉक्टर विकास तोमर के अस्पताल में नवजात की इलाज में चूक के कारण बच्चे की मौत पर परिजनों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए चेतावनी दी। यदि जल्द ही चिकित्सक के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न की गई तो वो आंदोलन को विवश होंगे। शनिवार शाम 5 बजे GPO रोड स्थित होटल सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मृतक नवजात के पिता मुनेश कुमार पुत्र ब्रिजपाल सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने 7 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया था, जिसे बाजोरिया रोड स्थित डॉक्टर विकास तोमर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में नवजात की लापरवाही, पूर्ण देखभाल और इलाज में चूक के कारण मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि जन्म के 24 घंटे के भीतर लगने वाले टीके नहीं लगाए गए। कहता है मेरे बच्चे की मौत हुई थी, क्या नाम जो डॉक्टर विकास तोमर के गलत इलाज की वजह से जो है। हमने इस संबंध में CMO साहब के यहाँ भी कंप्लेन की, उन्होंने जांच बैठाई और अब जो है हमें पता लग रहा है कि जांच के दौरान ही हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए। किस तारीख में आपने बेटे को एडमिट किया था? मैंने 7 सितंबर 2025 को एडमिट किया था और 9 सितंबर को मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन देके, उस टाइम बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन्फेक्शन, पैरों में स्वेलिंग थी, जो कि WHO, IPA, NMC की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इस कंडीशन में बच्चे को, जब बच्चा NICU में एडमिट हो तो वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। उन्होंने बच्चे को DM साहब की कंप्लेन के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर बच्चे को इंजेक्शन देके हमें गलत तरीके से वहाँ से छुट्टी करी। हम बच्चा जैसे घर लेके निकले, रास्ते में 20 मिनट में बच्चा जो है बेहोश हो गया। आनंद में जो है हम बच्चे को लेकर जो है राजेश्वर महल जी के यहाँ पहुँचे और 2 दिन बाद बच्चा वहाँ से मरते निकला गया। तो जब हमने बाद में इंक्वायरी कराई, रिपोर्टेड डॉक्टर से चेक कराई, में पता लगा कि ये वाला जो इंजेक्शन है इस कंडीशन में नहीं दिया जाता, आपको ये इंजेक्शन आपके बच्चे को गलत दिया गया है जो है।
और हमने इसके खिलाफ जब कंप्लेंट डाली तो सीएमओ साहब को जो है 29 तारीख को जो बयान होने थे डॉक्टर तोमर के, उनके बयान नहीं कराए गए और ना हमें उस तारीख के बाद से अब तक जांच में शामिल किया गया। और इसी बीच हमें पता लगा कि पूरा हॉस्पिटल इलीगल था। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, ना तो उनके पास ARB से क्लियरेंस था, ना ही फायर NOC थी, ना ही NBC नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन होती है कि जो है मेन रोड से जो है 2.5 फीट ऊपर हॉस्पिटल की जो है स्टार्ट होगा। जो है उनका जो है 15 से 20 फीट गहराई में हॉस्पिटल चल रहा था। और जब हमने एक हॉस्पिटल की RTI लगाई उसमें पता लगा कि वो बेसमेंट जो है स्टोरेज के तौर पर जो इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल था। अब वो एक तो हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर तोमर बताया कि किस जो है 60 घाट के तहत वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था और सीएमओ साहब की नाक के नीचे चल रहा है। कंप्लेन देने के बाद भी 40 दिन के बाद तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 40 दिन तक बच्चों की जान को खतरे में डाल के रखा और जांच के बीच में जो है मामले को जो रफा दफा करने के लिए जो है हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, ना ही कोई आदेश सार्वजनिक किया उन्होंने जो है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई डॉक्टर जो है और सीएमओ की किस प्रकार मिलीभगत चल रही है जो है। अगर ऐसा ना होता तो जो है उसकी आदेश की सार्वजनिक कॉपी करें वो जो है और बताए कि भाई जो है ये वाले आरोप जो है इस पर तय हुए थे और ये वाली जो है कार्रवाई की गई। जो है जन सुनवाई पोर्टल पे जब हमने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने जो सीएमओ क्या नाम डॉक्टर तोमर द्वारा दिया गया जो है एप्लीकेशन पत्र जो है अटैच कर दिया उसमें, जिसमें वो अपने लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से साफ दिख रहा है कि भाई पूरी तरीके से जो है 60 घाट का खेल चल रहा है जो है और हमें इंसाफ की उम्मीद यहाँ से है नहीं बिल्कुल भी जो है। अब हमारे पास जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है और दूसरा हम DG हेल्थ लखनऊ के सुपरविजन में जो है नए तरीके से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कराने की मांग क्यों करी है डॉक्टर साहब ने? भाई ये तो साफ दिख रहा है कि बिल्कुल देखिए उनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस है ही नहीं उनके पास जो है वहाँ पर जो है कार्य करने के लिए। उन्होंने जो लाइसेंस ले रखा पूरा अवैध तरीके से ले रखा है जो है, ना तो उनके पास फायर NOC है, ना ही ARB से सेफ्टी क्लियरेंस है और ना ही वो बेसमेंट में जो किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल चलाया जा सकता है। और वो तो बच्चों का मामला था, वहाँ पे एक जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पर रेडिएशन फैलने का खतरा था जो है। ये जो सारे मुद्दे हमने उठाए और पब्लिक के सामने रखे तो उसके बाद में जो है अपने आप को बचाव करने की कोशिश में उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल जांच के बीच में ट्रांसफर कर दिया। वो अब सीएमओ साहब के आदेश से किया या अपनी मर्जी से किया, और सीएमओ साहब की नाक के नीचे हो रहा है तो सीएमओ साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई जाँच के बीच में हॉस्पिटल ट्रांसफर कैसे कर दिया। और हम जो है लगातार 40 दिन हो गए मेरे बच्चे की मौत को जो है, उसके बाद भी हमें एक भी दस्तावेज नहीं दिया गया मेरे बच्चे का, ना तो जो है और ना ही उनके जो क्या नाम है आपका स्टाफ है उनके जो है किन किन बच्चों लोगों ने मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया उनके रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए। अब ये देखिए 40 दिन तक भी बच्चे के रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो आप क्या समझेंगे कि रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। भाई आपका फर्ज था कि 48 घंटे के भीतर नोटिस देने के बाद भी अगर आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि भाई रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी बिल्कुल जो है। और सीएमओ साहब का क्या मतलब इसमें जो है इंटेंशन है कि वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे बार बार मांगने के बाद भी जो है। हमने कई 2 लीगल नोटिस भेज दिए उनको, 4 RTI लगाई और चारों में यही बात हमने रखी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 40 दिन हो गए हमें किसी का जवाब नहीं दिया। तमाम चक्कर लगा के अब तक चुके हैं, क्या कुछ अब न्यायपालिका पे विश्वास है? अब हम जो है सीधा हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारी कहीं सुनवाई हो नहीं रही, ना तो सीएमओ साहब का कार्रवाई कर रहे हैं, डीएम साहब की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कप्तान साहब के पास गए उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। पत्नी एवं 3 बच्चों का कातिल बीजेपी नेता बना मानसिक रोगी। वाराणसी में मानसिक रोगियों के लिए विशेष कारागार में किया गया शिफ्ट। पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला बीजेपी नेता योगेश रोहिला मानसिक रोगी बन गया है। 7 महीने बाद सहारनपुर जेल से वाराणसी के मानसिक रोगी कारागार में आरोपी को भेजा गया है। विशेषज्ञ पैनल ने रिपोर्ट में पुष्टि की है। गंगोह क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा की वो घटना जब भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपने ही घर में खून की होली खेली थी। 7 महीने बाद अब इस हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शनिवार शाम 4 बजे सामने आया है। गागालेडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक द्वारा बुलेट बाइक से छोड़े जा रहे पटाखे वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। शनिवार शाम 4 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो थाना गागालेडी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी बुलेट बाइक से पटाखे छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिवाली का है। दिवाली के दिन युवक ने यह वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो में 2 अन्य साथी भी युवक के नजर आ रहे हैं जो बुलेट बाइक के पास ही खड़े हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह ने किया थाना कुतुबशेर का आकस्मिक निरीक्षण। बोले मुठभेड़ों में 6 इनामी मार गिराए गए। डीआईजी अभिषेक सिंह ने थाना कुतुबशेर का शनिवार दोपहर 3 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला शक्ति केंद्र, कंप्यूटर कक्ष और अभिलेखों रजिस्टरों का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित प्रविष्टियों को पूरा करने, अभिलेखों के समुचित रखरखाव एवं अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर एवं शामली में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निरंतर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में हाल ही के दिनों में परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में पुलिस टीमों द्वारा अपराधियों के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ों में कुल 6 इनामी अपराधियों को मार गिराया गया है, जिनके विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। सहारनपुर मंडल के अंदर बड़ी मुठभेड़ हुई है और 6 अपराधी मारे गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कुख्यात संजीव जीवा गैंग के लोग थे। सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में शासन के निर्देश के अनुसार अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस द्वारा साहसिक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी अपराधियों को मार गिराया गया है, जिनके विरुद्ध दर्जनों मुकदमे थे। इसमें संजीव जीवा गैंग के 2 प्रमुख शूटर शाहरुख पठान और फैसल, ये भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें से एक पुलिस एनकाउंटर छपार थाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर में हुआ था और दूसरा झंझाना शामली में हुआ था। इसके अलावा जो 3 डकैत थे उनका भी पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। इन डकैतों का नाम मेहताब, इमरान और नफीस है। इसमें एक प्रोफेशनल हत्यारा था जो भाड़े पर हत्या करता था, नईम कुरैशी, वो भी मुठभेड़ में मारा गया है। ये मुठभेड़ मीरापुर मुजफ्फरनगर में हुई थी। इसमें कुछ अपराधियों पर 30 से 34 मुकदमे तक हैं, परंतु मिनिमम इन सब पे कम से कम 1 दर्जन हिंसक घटनाओं के मुकदमे दर्ज हैं। सर, इसके अलावा भी कई और एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लगातार पुलिस से आप एनकाउंटर कर रही हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अपराधियों के विरुद्ध कंटिन्यूअस कार्रवाई सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों में जारी है। इसमें यदि कोई भी अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करता है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग करती है और इसमें कई अपराधी घायल भी होते हैं, कुछ अपराधी इसमें मृत भी हो जाते हैं। पुलिस मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सबका तत्काल इलाज कराती है और जो भी उसमें हमारी लीगल कंप्लायंसेस है उसको पूरा करती है। जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई जाएगी। मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार शाम 4:30 बजे सर्किट हाउस सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि एक दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्रीय एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को जनपद में भव्यता के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में चित्रकला, निबंध, रंगोली, भाषण, वाद विवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने के साथ ही सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अध्यापकों द्वारा उनके विषय में छात्रों को बताया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहले लौह पुरुष के नाम से जिन्हें पूरा देश जानता है, ऐसे श्री सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन मिलकर के एक बहुत ही उत्साह के साथ एक बड़े भव्य समारोह के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं। उसके तैयारी के विषय में जो हमारी योजना बनी है उससे अवगत कराने के लिए आज आप सब बंधुओं को आमंत्रित किया है। हमारे जिला प्रभारी श्री डेकी शर्मा जी और महानगर के प्रभारी श्री वाईपी सिंह जी की उपस्थिति में दोनों जनपदों की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर तक मनाया जाना है। प्रत्येक बूथ पर 31 अक्टूबर को हर बूथ पर कार्यकर्ता सरदार साहब की फोटो प्रतिमा लगा करके उस पर माल्यार्पण करके उनको अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को एक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, जो सरदार साहब की जो प्रतिमा है उससे कौन सा बाग बताया, देहरादून चौक, वहां से सब लोग इकट्ठा होकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद और देहरादून चौक तक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, जिसमें नौजवान बच्चे, शहर के संभ्रांत नागरिक और जिन आस्थावान लोग जो वहां उपस्थित रहेंगे वो सब उसमें दौड़ेंगे। इसका उद्देश्य है कि देश के नौजवानों को सरदार पटेल के जीवन चरित्र से, उनके आदर्श सिद्धांतों से प्रेरणा मिले
इसलिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। उसी दिन प्रत्येक विद्यालय में एक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा जो बच्चों के द्वारा होगा, विद्यालय के स्तर पर ही होगा। मतलब ऐसे कई विद्यालय मिलकर नहीं करेंगे, हर विद्यालय अपने यहाँ बच्चों के बीच में आयोजन करेगा और उनको जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पारितोषिक देने का काम करेगा। ये व्यवस्था भी की गई है। इसमें 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से 7 नवंबर तक सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक इस जितने भी स्कूल और शिक्षा के केंद्र हैं वहां पर उनको सरदार साहब के विषय में जानकारी मिल सके, इसलिए निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार के भिन्न भिन्न आयोजन वहां किए जाएंगे जो बच्चों के बीच में होंगे और जो इसमें प्रतिभाग करेंगे उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले बच्चों को पारितोषिक देने का कार्य संस्थान करेगा। एक तीसरा कार्यक्रम है 1 तारीख से 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा पद यात्राओं का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय विधायक उस क्षेत्र के विधायक करेंगे और उसमें सभी कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता लगकर साथ मिलकर के 8 किलोमीटर की पद यात्रा की जाएगी, जिसके अंदर 2 पड़ाव, 2 किलोमीटर पर एक पड़ाव होगा। पार्टी के कार्यकर्ता पूरी यात्रा करेंगे